आज की इस वीडियो में हम लोग कंस्ट्रक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स होते क्या हैं? कंस्ट्रक्टर्स बेसिकली हमारे पास स्पेशल टाइप के ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि क्लास के अंदर होते हैं और मोस्टली हमारे पास यूटिलाइज किए जाते हैं अपने वेरिएबल्स जो हमारे पास क्लास के अंदर डिफाइन है, यानी कि एट्रीब्यूट्स जो हमारे होते हैं क्लास के, उसको इनिशियलाइज करने के लिए। अब मेथड और फंक्शंस के अंदर हमारे पास कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि सबसे पहले डिफरेंस ये होता है कि कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो एज इट इज जो हमारी क्लास का नाम होता है वही होता है, यानी कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम दोनों सेम होते हैं। दूसरा डिफरेंस हमारे पास ये आ जाता है कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, यानी कि हमारे पास ये वैल्यूज को इनिशियलाइज करवाने के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं, वैल्यूज को रिटर्न करना इनका काम नहीं होता। तो इन फंक्शंस की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती। और तीसरा डिफरेंस हमारे पास ये आ जाता है कि हम लोग इसे मैनुअली कॉल नहीं कर सकते, बल्कि ये तब कॉल होते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो इस चीज को हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इससे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ, क्लास माई क्लास के नाम से, और इसके अंदर एक पब्लिकली एट्रीब्यूट बना देता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ ए। एट्रीब्यूट कह लो या वेरिएबल कह लो, क्लास के वेरिएबल को हम लोग एट्रीब्यूट कहते हैं। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ डिस्प्ले के नाम से। और डिस्प्ले फंक्शन हमारे पास क्या करेगा, ये हमारे पास ए की वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेगा, सी आउट। और यहाँ पे मैं लिखूंगा द वैल्यू इज, और यहाँ पे मैं ए की वैल्यू को डिस्प्ले करवा के एंटर लगा दूंगा। अब हमारे पास एक क्लास बन चुकी है माई क्लास के नाम से, जिसके अंदर एक एट्रीब्यूट है ए के नाम से, एट्रीब्यूट या वेरिएबल है ए के नाम से। और इसके साथ साथ एक फंक्शन है जो कि हमारे पास डिस्प्ले के नाम से। और डिस्प्ले हमारा फंक्शन ये कर रहा है कि स्क्रीन के ऊपर ए की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है, शो करवा रहा है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, माई क्लास। और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ एक। अब अगर मैंने ए की वैल्यू को एक्सेस करना हो तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, obj डॉट ए, और इसके अंदर लेट से मैं 10 वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ। और उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, obj डॉट डिस्प्ले के नाम से एक फंक्शन को रन कर सकता हूँ। और ये मेरे पास हर चीज परफेक्टली फाइन, और ये हमारे पास रन भी हो जाएगा, ए की वैल्यू स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी हो जाएगी। लेकिन क्या हो कि अगर मैं ए की वैल्यू को लगाना यहाँ पे भूल जाऊं, यानी कि मैं पास ही ना करूं, तो हमारे पास दो सिनेरियोज आ सकते हैं। या तो ए के अंदर नल वैल्यू स्टोर हो जाएगी, या हमारे पास कोई ना कोई गायबीज वैल्यू हो जाएगी। क्यों गायबीज वैल्यू स्टोर हो जाएगी? क्योंकि हमने ए की वैल्यू को कोई वैल्यू असाइन ही नहीं की। तो हम लोग किसी भी हालत में गायबीज वैल्यू को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देंगे। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास का नाम क्या है, यहाँ पे हमारे पास माई क्लास। तो जो कंस्ट्रक्टर का नाम होता है वो सेम एज क्लास होता है। और यहाँ पे मैं एक इसकी बॉडी बना देता हूँ। अब अगर हम लोग यहाँ पे फंक्शन के साथ इसको थोड़ा सा कंपेयर करें, तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन की रिटर्न टाइप है, लेकिन हमारे पास इसकी रिटर्न टाइप नहीं है। इसको वैसे हमें वॉइड रखना चाहिए था, क्योंकि ये फंक्शन हमारे पास कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। अब हमारे पास जो माई क्लास के नाम से कंस्ट्रक्टर है, ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता, यानी इसकी कोई भी रिटर्न टाइप हो ही नहीं सकती। और दूसरा हमारे पास डिफरेंस ये आ गया कि हमने फंक्शन को किसी भी नाम से बना लिया, लेकिन जो हमारा कंस्ट्रक्टर था उसका नाम और हमारी क्लास का नाम सेम हुआ। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी भी अभी हम लोग थोड़ी देर में स्पेसिफाई कर ही देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि ए की कोई भी वैल्यू सेट कर देता हूँ, लेट्स से 0 कर देता हूँ। गार्बेज वैल्यू स्टोर ना हो इसलिए मैंने इसको 0 वैल्यू असाइन कर दी। अब अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे असाइन करना भूल भी जाऊं और डिस्प्ले भी करूं, तो मेरे पास कोई गार्बेज वैल्यू स्क्रीन के ऊपर नहीं आएगी, बल्कि 0 लिखा हुआ स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, द वैल्यू इज 0। अगर तो आप लकी होंगे और आप लोगों ने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया होगा, तो आपकी वैल्यू ए इक्वल टू 0 हो सकती है, यानी कि तब तो उसे कोई ना कोई नल वैल्यू जा सकती है। लेकिन अगर आप लकी नहीं है, मतलब कि ए में कोई गार्बेज वैल्यू चली गई है, तब तो आपके पास प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना दिया, और कंस्ट्रक्टर ये कह रहा है कि बाय चांस भी हमारे पास गार्बेज वैल्यू ना जाए, हम किसी भी हालत में कोई बग अफोर्ड नहीं कर सकते रन टाइम के ऊपर। अब ये तो हो गया हमारे पास एक टाइप का कंस्ट्रक्टर। अब लाजमी नहीं है इसको आप 0 से इनिशियलाइज करना चाहो, आपके पास कोई कंडीशन ऐसी भी आ सकती है कि आप ए की वैल्यू को इनिशियलाइज 10 से करना चाहते हो और चेंज करना चाहते हो अगर यूजर चेंज उसे कर दे। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग नल वैल्यूज ही एंटर करते हैं। और अगर हमारे पास स्ट्रिंग हो यहाँ पे कोई, मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, स्ट्रिंग
लेट्स से नेम के नाम से या कुछ भी बना देता हूँ। तो अगर मुझे यहाँ पे इसे नल असाइन करना हो तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, नेम इक्वल्स टू एम्प्टी कोटेशन मार्क्स। ठीक है, तो हमारे पास जो न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी वो जीरो की फॉर्म में हो जाएगी, और जो हमारे पास स्ट्रिंग की फॉर्म में हो जाएगी वो हम बिल्कुल एम्प्टी स्ट्रिंग हम उसके अंदर स्टोर करवा देंगे इनिशियलाइज के तौर पे। अब नेक्स्ट टाइप का हमारे पास कंस्ट्रक्टर आ जाता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का हमारे पास ये फायदा होता है कि हम लोग इस कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई वैल्यू पास कर सकते हैं, पास करके उसे हम अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। किस तरह से अभी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग माय क्लास के नाम से बना लेते हैं। इस नेम को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से भी इसे रिमूव कर देता हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या कहते हैं कि एक पैरामीटर या मल्टीपल पैरामीटर अपने ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे ले सकते हैं और उसे हमारे पास अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं इस चीज को कि कैसे कर सकते हैं। माय क्लास, और यहाँ पे मैं एक पैरामीटर ले लेता हूँ इंटीजर टाइप का वॉल के नाम से, यानी कि वैल्यू, और यहाँ पे मैं a इक्वल्स टू वॉल कह दूंगा। तो इससे क्या होगा कि जो भी पैरामीटर में मेरे पास वैल्यू यूजर ने जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होगा और कोई वैल्यू सेंड की होगी तो वो वैल्यू आके मेरे पास a को असाइन हो जाएगी। अब आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज नोटिस की होगी कि मैंने यहाँ पे एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बना दिए हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल हम लोग यहाँ पे एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, फंक्शन ओवरलोडिंग होगी। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस प्लेलिस्ट की वीडियो फंक्शन ओवरलोडिंग के ऊपर देखी हुई है तो आप लोगों को इस चीज का आइडिया होगा कि हमारे पास एक नाम से मल्टीपल फंक्शन बन सकते हैं, बट उनके पैरामीटर या पैरामीटर की डाटा टाइप चेंज होती है। तो यहाँ पे बेसिकली वही सिनेरियो यूटिलाइज हो रहा है कि हमारे पास फंक्शन जो है या कंस्ट्रक्टर जो है वो सेम है, सेम ही नाम से है, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो रही है, यानी कि एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर एक ही नाम से बन रहे हैं, लेकिन उनके क्या चेंज है, उनके पैरामीटर चेंज है। अगर मैं इस तरह कहना चाहूँ, अगर मैं माई क्लास कह दूं ये और मैं ये कह दूं तो गलत है, तो मुझे एरर आ जाएगा। क्यों एरर आ जाएगा, इसलिए एरर आ जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे दो बिल्कुल सेम नाम से और बिल्कुल सेम पैरामीटर्स के साथ कंस्ट्रक्टर बना दिया, तो ये मेरे पास गलत हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, जिस तरह से फंक्शन ओवरलोडिंग थी, सेम वही यहाँ पे सिनेरियो है कि हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर बनाया और उसके अंदर एक पैरामीटर लिया यूजर से या ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे, और मैंने क्या किया, यहाँ पे ए को असाइन कर दिया उस पैरामीटर की वैल्यू जो हम लोगों ने यहाँ पे ली थी। अब अगर हम लोग यहाँ पे ये करें कि इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया और उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो कौन से वाले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लेकिन अगर मैं ये करूँ ऑब्जेक्ट और इसके साथ एक वैल्यू पास कर दूं, लेट्स से 10 वैल्यू पास कर देता हूँ, ठीक है, अब मेरे पास क्या होगा, अब मेरे पास ऑब्जेक्ट जाएगा, देखेगा कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है उसको तो मैं रन नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट के साथ एक वैल्यू भेजी हुई है। तो मुझे कोई एक ऐसा कंस्ट्रक्टर चाहिए जिसके अंदर कोई एक हमारे पास पैरामीटर आ रहा हो। तो हमारे पास इस वाले जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर है उसको वो चूज करेगा रन करने के लिए। कंस्ट्रक्टर एक ही ने चूज होना है, यानी कि या तो ये वाला कंस्ट्रक्टर रन होगा या ये वाला रन होगा। अगर मैं कोई भी वैल्यू पास ना करूं, अगर तो मैं ये कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट, तो मेरे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूटिलाइज होगा। लेकिन अगर मैं इसके साथ वैल्यू पास कर देता हूँ कोई भी 5, तो मेरे पास कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जिसके साथ एक पैरामीटर होगा। तो अगर मैं कोई भी पैरामीटर पास नहीं करता तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रन होगा और ये वाला रन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कोई एक पैरामीटर पास कर देता हूँ तो पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर जो है वो मेरे पास रन होगा और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मेरे पास रन नहीं होगा। यानी कि हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास किसी एक ही कंस्ट्रक्टर ने रन होना है, सेम जैसा कि हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग में होता था। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे इसको रन करें तो हमारे पास ये वाला कंस्ट्रक्टर रन होगा, वैल्यू में यहाँ पे वैल्यू जाएगी 5 और ये वैल्यू जाके ए को असाइन हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ से रन करूं तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर ए की वैल्यू 5 लिखी हुई आ जाएगी। अब हम लोग मल्टीपल हमारे पास जो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, यानी कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप के, यानी कि यहाँ पे फ्लोट वैल्यू लेके एक वैल्यू बना दूं या दो पैरामीटर लेके एक अलग से कंस्ट्रक्टर बना दूं, या जितनी भी टाइप की मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करना चाहूँ उतनी मैं कर सकता हूँ।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉपी कंस्ट्रक्ट। कॉपी कंस्ट्रक्टर किस तरह से वर्क करता है? कॉपी कंस्ट्रक्टर बेसिकली एक ऑब्जेक्ट लेता है सेम ही क्लास का, यानी माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट लेगा और उसकी वैल्यू कॉपी कर देगा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर। तो देखते हैं इसको ये किस तरह से वर्क करता है। यहाँ पे मैं लिखूंगा माई क्लास और यहाँ पे मैं एक कॉपी कंस्ट्रक्टर लूंगा जिसकी डाटा टाइप क्या होगी, सेम होगी क्लास के नाम का। और यहाँ पे मैं एम्बरसैंड और यहाँ पे मैं ओबीजे के नाम से दे दूं या कोई भी नाम दे सकता हूँ मैं। और यहाँ पे मैं इसको बना लेता हूँ। अब इससे पहले हम लोग मेन फंक्शन में आ जाते हैं और थोड़ा सा काम मेन फंक्शन में करते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि मैं इसको ऑब्जेक्ट वन का नाम दे देता हूँ और इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ। और यहाँ पे एक और माय क्लास के नाम से ऑब्जेक्ट बनाता हूँ obj2 और यहाँ पे ऑब्जेक्ट वन पास कर दे। तो आप लोगों ने टेंशन लेनी है किस तरह से वर्क करेगा, हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे क्या कहता हूँ कि मैं a इक्वल्स टू obj डॉट a कर देता हूँ, बस इतना सा। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारे पास ऑब्जेक्ट वन में a की वैल्यू क्या है, 5 स्टोर हुई है, या जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनकी वैल्यू ऑलरेडी असाइन हुई है। यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट वन है हमने उसे ऑब्जेक्ट टू के कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया। यानी कि ऑब्जेक्ट टू के लिए ये वाला कंस्ट्रक्टर रन होगा, सॉरी ये वाला कंस्ट्रक्टर हमारे पास रन होगा। ऑब्जेक्ट वन जो है वो यहाँ पे चला जाएगा और हम लोग ऑब्जेक्ट वन, ये ऑब्जेक्ट वन है, ये वाला ऑब्जेक्ट जो हमारे पास यहाँ पे है, इस वाले ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने यहाँ पे भेजा था। और ये वाला जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ये किस चीज को रेफर कर रहा है, इस वाले ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। और यानी कि हमारे पास ऑब्जेक्ट वन के अंदर जो ए की वैल्यू है उस वैल्यू को इस जगह पे मैं प्लेस कर रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट वन वाले यानी कि इस वाले ए की वैल्यू क्या थी, 5 वैल्यू थी। तो ये 5 हमारे पास जाके स्टोर हो जाएगा इस ए के अंदर। और ये ए किससे बिलोंग कर रहा है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट टू का ए है। तो इस तरह से हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर वर्क करता है। किस तरह से वर्क करता है, सबसे पहले ये एक ऑब्जेक्ट एज अ रेफरेंस लेता है, एज अ रेफरेंस, ठीक है। और उसके बाद उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज होती हैं उसको कॉपी कर देता है किसके अंदर, एक दूसरे ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट या उसके वेरिएबल के अंदर। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट वन के अंदर जितनी भी वैल्यूज थी उनको यहाँ पे कॉपी करवा दिया। अब अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूँ ऑब्जेक्ट वन के लिए डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल करूँ और ऑब्जेक्ट टू के लिए डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल करूँ तो ए की वैल्यूज दोनों के लिए सेम होंगी। क्यों सेम होंगी, क्योंकि हम लोगों ने ऑब्जेक्ट टू के ए को ऑब्जेक्ट वन के ए की ही वैल्यू असाइन की है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लूँ यहाँ से और ऑब्जेक्ट टू डॉट डिस्प्ले करूँ और मैं यहाँ से इसे रन करूँ तो मेरे पास द वैल्यू इज 5, द वैल्यू इज 5 लिखा हुआ आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, ऑब्जेक्ट वन के लिए भी वैल्यू 5 है और ऑब्जेक्ट टू के लिए भी वैल्यू 5 है। क्यों वैल्यू 5 है, क्योंकि ऑब्जेक्ट टू के अंदर ऑब्जेक्ट वन ही कॉपी हुआ है। तो ये वैल्यू बेसिकली हमने पास बाय रेफरेंस भेजी थी यहाँ पे और इसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स थे उनको हम लोगों ने यहाँ पे कॉपी कर दिया। कॉपी कंस्ट्रक्टर के बाद आ जाता है हमारे पास मूव कंस्ट्रक्टर। मूव कंस्ट्रक्टर हमारे पास बेसिकली कॉपी कंस्ट्रक्टर से थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन इसमें हमारे पास मेमोरी का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे इसको डबल एम्बरसैंड कर दूं और यहाँ पे मैं लिख दूं मूव और इस एरिया को मैं लिख दूं ब्रैकेट के अंदर और यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक ऑब्जेक्ट थ्री बनाऊं माई क्लास और यहाँ पे ऑब्जेक्ट थ्री और यहाँ पे मैं लिखूं मूव और मैं यहाँ पे क्या करूँ ऑब्जेक्ट वन और यहाँ पे मैं इसे सेमीकोलन के साथ क्लोज कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे किया क्या, अब मैंने यहाँ पे किया ये है कि मैंने एक यहाँ पे मूव कंस्ट्रक्टर बनाया और यहाँ पे एक मैंने ऑब्जेक्ट थ्री बनाया और ऑब्जेक्ट वन को ऑब्जेक्ट थ्री के अंदर मूव करा दिया। अब अगर हम लोग डिस्प्ले का फंक्शन यहाँ पे रन करें और यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आती है, तो बिल्कुल सेम सी आउटपुट आएगी, कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसा लगेगा कि हम लोगों ने यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर को ही यूटिलाइज किया है। यहाँ पे 5 लिखा हुआ ही आया
लेकिन बिहाइंड द सीन कुछ यहाँ पे चेंजेस हुई हैं। पहले इसको थोड़ा सा सिंपली समझते हैं। लेट्स से कि आप एक घर में आए हुए थे, आपने उस घर से किसी पर्पस की वजह से कहीं और शिफ्टिंग कर दी। अब आपने यहाँ से शिफ्टिंग कर दी, अब आपको प्रीवियस घर से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि जो प्रीवियस घर है वो पॉसिबल है कि वैसे ही सही का सही रहे, अगले 10 साल 50 साल 100 साल। हो सकता है वो गिर जाए, हो सकता है उसे कोई और रेंट आउट कर ले, हो सकता है उसे कोई और यूटिलाइज कर ले। यानी कि आप लोग अपनी प्लेस से मूव कर चुके हो, एक नई प्लेस पे हो, उसको यूटिलाइज कर रहे हो। पिछली प्लेस के साथ क्या होगा है, वो ठीक है नहीं है, चेंज होगी है या नहीं होगी, उससे आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही बेसिकली हमारा मूव कंस्ट्रक्टर भी कहता है। यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट 3 के अंदर ऑब्जेक्ट 1 की सारी प्रॉपर्टीज तो आ गई, सारी की सारी चीजें हम लोगों ने मूव तो करवा ली। अब ऑब्जेक्ट 1 जो है वो वैलिड तो है, एग्जिस्ट तो कर रहा है, रन तो हो रहा है। ऑब्जेक्ट 1 के लिए डिस्प्ले का फंक्शन रन तो हो रहा है, उसके अंदर भी एक ही वैल्यू तो मौजूद है। लेकिन इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि ए की वैल्यू मेंटेन रहती है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट 1 है उसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सही रहते भी हैं या कब तक रहते हैं, इस चीज की कोई गारंटी नहीं हो सकती। हो सकता है कि आपके वन टाइम के ऊपर जब आपका प्रोग्राम चल रहा है, ऑब्जेक्ट 1 के ए के अंदर गार्बेज वैल्यूज जाके स्टोर हो दें, या उसके अंदर कोई दूसरी वैल्यूज या किसी दूसरे पर्पस के लिए उसको यूटिलाइज कर लिया जाए। तो अब हमारे लिए ऑब्जेक्ट 1 के साथ डिस्प्ले के फंक्शन को अगर हम चलाएं तो प्रोबेबली ए की वैल्यू हमें सही डिस्प्ले हो। लेकिन ये श्योरिटी नहीं आ रहती है हमारे पास, 100% इस चीज की श्योरिटी नहीं आ रहती कि हमारे पास ऑब्जेक्ट 1 के ए की वैल्यू सेम रहेगी या कब तक रहेगी। यानी कि अब ये फ्री हो चुका है, इसको हम लोगों ने मेमोरी से फ्री कर दिया हुआ है, लेकिन ये वैलिड है। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट 1 यहाँ पे मैं करूंगा तो मुझे एरर आ जाएगा, नहीं, एरर ही नहीं आएगा। लेकिन अब इस चीज की कोई गारंटी नहीं रही कि हमारे पास ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यूज कब तक सही रहती हैं, कब तक उनके अंदर बग नहीं आता। हो सकता है कि आप ऑब्जेक्ट 1.a करो और आपको कोई वन टाइम एरर आ जाए, या आपको कोई गार्बेज वैल्यू स्क्रीन के ऊपर शो हो जाए। तो हमारे पास इस तरह के सारे केसेस हो सकते हैं। तो ये हमारे पास होता है मूव कंस्ट्रक्टर। अब एक और चीज हमारे पास यहाँ पे जो लास्ट में मैं मेंशन करना चाहूंगा वो कॉपी कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड है। वो क्या है, अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 1 इसमें पास करके और यहाँ पे एक सेपरेट कॉपी कंस्ट्रक्टर ना बनाता, तो इसका एक शॉर्ट हैंड भी है, एक इसका शॉर्टकट भी है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट 4 क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो। माई क्लास ऑब्जेक्ट 4 विच इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट 1, और मैं यहाँ पे से सेमीकोलन लगा देता। तो जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट 1 जो है वो ऑब्जेक्ट 2 के अंदर कॉपी हुआ था, वैसे ही ऑब्जेक्ट 1 यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट 4 के अंदर कॉपी हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे शॉर्ट हैंड भी यूटिलाइज कर सकते हो अपने कॉपी कंस्ट्रक्टर का। इस चीज को बेसिकली हम लोग डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं। जब हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली इक्वल टू ऑब्जेक्ट 1 कह देते हैं ना, तो हम लोग इसको कहते हैं डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। यानी कि डिफॉल्टली ऑब्जेक्ट 1 के अंदर जो चीजें भी हैं वो ऑब्जेक्ट 4 के अंदर चली जाए। तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट 4 डॉट डिस्प्ले करूं तो भी मेरे पास क्या होगा, 5 वैल्यू ही डिस्प्ले होगी। मैं यहाँ से इसे सेमीकोलन लगाता हूँ और यहाँ से मैं इसे रन कर देता हूँ, तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर 5 वैल्यू ही शो होगी। अब इसे यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 4 टाइप के कंस्ट्रक्टर्स को पढ़ा, जिसमें सबसे पहले हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ जाता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारे पास कोई भी पैरामीटर नहीं होता। यानी कि किसी भी टाइप का कोई पैरामीटर नहीं होता, एक भी पैरामीटर नहीं होता। और ये हमारे पास उस केस में रन होता है जब हम ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करते हैं लेकिन उसके साथ कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमारे पास ये कहता है कि हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट के साथ कोई पैरामीटर पास किया हो तो ये वाला कंस्ट्रक्टर रन हो जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर हमारे पास क्या कहता है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपी करवा देता है। और इस केस के अंदर हमारे पास जो कॉपी हो रहा है और जो कॉपी हुआ है दोनों एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, दोनों की श्योरिटी होती है कि ये एग्जिस्ट कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली।
लेकिन हमारे पास मूव टाइप का जो कंस्ट्रक्टर होता है उसमें हम लोगों ने जिस ऑब्जेक्ट से मूव किया होता है उस ऑब्जेक्ट की ये गारंटी नहीं होती कि वो कब तक वैलिड रहेगा या उसके अंदर बग आ सकता है और गार्बेज वैल्यू भी उसके अंदर स्टोर हो सकती है। तो हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर मूव कंस्ट्रक्टर में ये डिफरेंस आ जाता है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपका आगे कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।